सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलीट सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थलिखित क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से। और ये क्वेश्चंस आपके पवन सीरीज के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट देख लिया है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर अगर आप देखिए विशेषण और विशेष्य की भी बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर कर्मधारय समास भी होगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो किसी भी देश में वो एक यूनिक होता है, किसी एक ही व्यक्ति को हमारे देश में प्रधानमंत्री का टाइटल मिला हुआ है। तो इस तरीके से जैसे कि चक्रपाणी या चक्रधर हम कहते हैं भगवान विष्णु को, या फिर गजानन हम कहते हैं भगवान गणेश को, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री भी एक तरीके से एक यूनिक शब्द है जिसका कोई ना कोई नाम होता है। तो ये बहुब्रीहि में भी आ जाएगा। इसके अलावा जो तत्पुरुष समास होता है इसकी क्या परिभाषा होती है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो प्रधान और मंत्री, प्रधानमंत्री यहाँ पर इसमें भी दो शब्द से मिलकर के ये बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पर तत्पुरुष भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अगर हम बताएं इसका जो आंसर है वो कर्मधारय ही लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, मेन रूप से कर्मधारय समास ही आप लोग भी लिखिएगा अगर एग्जाम में आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री, तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि यानी कि कोई एक ही व्यक्ति के लिए ये टाइटल मिलता है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम का घर दूर है, यहाँ पर देखिए का शब्द आ रहा है तो इसमें संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो सर खुजलाने का काम हो रहा है यानी कि सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिणी बाढ़ी। फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर इसको, अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मनहु रोष तरंगिणी बाढ़ी में मानहु कौन सा अलंकार? तो जन जानो मानो में क्या होता है? जहां पर भी ये शब्द आपको दिखते हैं जन जानो मानो या मानहु, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, इन सब में भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 57 है, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा, देखिए चौराहा, चौराहा, नवरत्न, नवरात्रि, पंचवटी या फिर पंचतत्व, इन सभी में द्विगु समास होता है। जहां पर भी हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें नवरात्रि, यहाँ पर भी देखिए जहां पर भी हमें संख्या मिलती है उसमें क्या होता है? उसमें द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सुष्टि सोंठ को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो कृत प्रत्यय या आवट या वट प्रत्यय। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो हम सभी को पता है जो स्वर होते हैं इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता के हम बोल लेते हैं वे स्वर कहलाते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। जबकि जो व्यंजन होते हैं इन्हें हम बिना स्वरों की सहायता से बोल ही नहीं सकते हैं, हम व्यंजन को स्वर की सहायता से ही बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि स्वर बिना किसी अक्षर की सहायता से हम बोल सकते हैं और व्यंजन को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। तो शिक्षक के द्वारा किए गए वाचन को ही हम आदर्श वाचन कहते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विरक्ति, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम सही कर लेते हैं, अनुरक्ति का जो विलोम होगा वो विरक्ति होगा। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था, निस्सीम का असीम सही लिखा हुआ है। 2015 में पूछे हुए प्रश्न है ये।
क्वेश्चन नंबर 64 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदी, यही होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष यानी कि बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा घृणा इत्यादि का बोध करने के विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? 2015 में भी देखिए ये प्रश्न पूछा। द्रुत मतलब बहुत ही तेजी से यानी कि बहुत ही फास्ट, बहुत शीघ्रता से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो ये जो अंश होता है इसका मतलब भाग या टुकड़ा होता है, और ये जो अंश होता है इसका मतलब कंधा होता है। 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, यानी कि इन्हें हम बिना किसी अक्षर की सहायता से हम बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अक्षर की आवश्यकता या सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, या फिर दूसरे वर्ण की जरूरत ही ना हो। ठीक है, 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी और अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। तो उत्थान का पतन और मुख का वाचाल। उत्थान मतलब कोई बहुत आगे बढ़ रहा, पतन मतलब उसका धीरे धीरे अब तरीके से वो खत्म हो रहा है, और मूक मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता, वाचाल मतलब जो बोलने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आजन्म, आगमन, आकाश। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं और इन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 71 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर जो पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे कि कोई ऑफिशियल लेटर हुआ या स्कूल में आप लिखते हो, और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आप अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को लिखते हो। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न था ये। अब क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो देखिए, प्रतिकूल, प्रतीक्षाया। 2016 में दोबारा पेपर हुआ था, पेपर आउट हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पर जो पेपर दोबारा हुआ था उसको भी यहाँ पर उसका भी सोल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कारक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार है? तो लंग लकार, यानी कि भूतकाल में हुआ काम है, वो पढ़ चुकी है पत्र को, तो लंग लकार भूतकाल को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो दौड़ना मतलब दौड़ना तो क्रिया हो गई, लेकिन तेज दौड़ना ये शब्द जो है ये क्रिया विशेषण हो गया। तो विशेषण विशेष, या यहाँ पर किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो विशेष विशेष्य। तो याद रखिएगा कि इसमें जो तेज शब्द है यही क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कथन या आख्यान भी इसको हम कह सकते हैं, 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। तो हम सभी को पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, किसने, किसने, ठीक है, इत्यादि। इस तरह से जैसे राम बाजार जाता है, वह बाजार से सब्जियां लाता है। तो जो वह आया है वो किसके लिए आया है? राम के लिए आया है, और वह शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 2017 में पूछा हुआ है, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखिए। तो प्रचार, प्रसार, प्रकार, प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जो और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि लौकिक में एक, मित्रता में ता, मित्र शब्द में ता प्रत्यय लगा है तो मित्रता हो गया, और लौकिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। अब जो प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 80 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? 2017 में, 2020 में, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 81 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं?
तो अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुन करके जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि टीचर ने पूरी की पूरी एक लाइन पढ़ ली या कुछ शब्द पढ़े और उसको बच्चे दोहरा रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी कि उनका अनुकरण कर रहे हैं। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन यानी कि मन में पढ़ने के क्या उद्देश्य है? तो पहला है मौन वाचन किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की भी बाधा पहुंचाए बिना हम कर सकते हैं, यानी कि मौन वाचन करने के लिए हमें एक तरीके से हम चुपचाप अपना पढ़ते रहें और अगल बगल वाला भी हमसे डिस्टर्ब ना हो। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम मन में पढ़ते हैं तो बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता हो वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा गया है इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, जैसे मैं, हम, और मध्यम पुरुष जिससे बोला जाए, और इसके बाद देखिए फिर आता है अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, जैसे कि वह, वे, उन्होंने, इसने। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अधि उपसर्ग में अधिकार, अधिवक्ता, अधिनियम, अध्यक्ष 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि गरम, गरमाना, रोना, रुलाना। क्वेश्चन नंबर 86 है, विदुषी और तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो विदुषी का विद्वान और तपस्विनी का तपस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, अशुद्धि शोधन में शब्दों एवं वाक्यों के कुछ उदाहरण दीजिए। शब्दों में अशुद्धियां शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी न होने के कारण या उच्चारण गलत करने की वजह से शब्दों की अशुद्धियां होती हैं। शब्दों में मात्रा संबंधी अशुद्धियां अधिक देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कुछ शब्द हैं जो अशुद्धियां यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि नाराज, शुद्ध शब्द होता है नाराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बच्चे खासकर ये गलतियां करते हैं। जब आपकी टीचिंग लगी होगी आपने देखा होगा कि बच्चे जो वर्तनी होती है उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां करते हैं। तो वो पूर्व आप बोलोगे अगर तो वो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, जबकि शुद्ध रूप पूर्व होता है। तिथि, तिथि में दोनों ही मात्राएं छोटी ई की होती हैं। गुरु, गुरु नहीं होता है, गुरु होता है। र में छोटा ऊ की मात्रा होती है जो कि बहुत ध्यान से बच्चों को बतानी होती है। फिर ईश्वर, ऐसे नहीं होता है, बच्चों को बताना पड़ता है कि बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई तो है ही, आधा श है। फिर आधीन, अधीन होता है, आधीन नहीं होता। पुरुष इस तरीके से हम लिखते हैं, इसमें भी रा में छोटा ऊ की मात्रा होती है। स्टेशन नहीं होता, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। स्टेशन होता है, इसे बच्चों को बार बार जब आप इमला बोलोगे या डिक्टेंशन बोलोगे तो बच्चे बार बार इसको लिखते लिखते वो फिर सही करने लगते हैं। सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। कार्यक्रम नहीं होता है, इस तरीके से ये दोनों ही शुद्ध लिखा हुआ है, कार्यक्रम ऐसे ही लिखा होता है। फिर देखिए पत्नी नहीं होता, पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है। परिश्रम, ये बच्चे बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा में बहुत गलती करते हैं, तो परिश्रम। श्रीमती भी बहुत गलत लिखते हैं बच्चे, तो श्रीमती इस तरीके से होता है। पूर्ण इस तरह नहीं होता है, बल्कि बड़ा ऊ की मात्रा होती है, पूर्ण। चिन्ह नहीं होता है, इस तरीके से लिखा होता है चिन्ह, च, फिर च पे छोटी ई की मात्रा, ह के नीचे हलंत और ना, चिन्ह। मैं अक्सर बच्चों को ऐसे ही लिख करके बताती हूँ। शाम, शाम होता है। शर्म नहीं, शर्म होती है। उत्पात नहीं, उत्पात होता है। भाग नहीं, भाग्य होता है। ऋष नहीं होता, इस तरीके से ऋषि होता है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 पर, निम्नलिखित शब्दों के अशुद्ध रूप लिखिए। तो प्रिया इस तरीके से लिखते हैं हम। बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान होता है, इस तरीके से लिखते हैं। श्रीमती, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, अभी मैंने आपको बताया श्रीमती होता है। उत्सव नहीं होता, उत्सव होता है, आधा स होता है। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई।
उपयुक्त शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था का बोध होता है, इसलिए उक्त शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभि उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्दों में अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 है। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो सम्मुख और सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति का सुकुमार कवि हम सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 93 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर, इसके अलावा नमक का दरोगा, मंगलसूत्र, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। पंच परमेश्वर तो इनकी है ही, आपकी बुक में भी है ये, कक्षा 5 की। क्वेश्चन नंबर 94 है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग भी करिए। तो अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, किसी भी व्यक्ति का एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी ही थे, क्योंकि उनके माता पिता को दिखाई नहीं देता था और वे ही उनका सब कुछ करते थे। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों ये, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रसंगोचित शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 96 है, छ संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो जो छ है हम सभी को पता है ये क और श से मिलकर के बना हुआ है, बस आपको यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मौलिक लेखन अथवा मौलिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है जो कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति के माध्यम से विचार लिखे जाएं। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषय पर कराया जाना चाहिए। प्रारंभ में ऐसे विषयों पर लिखना चाहिए जिसका लिखने वाले को अनुभव हो। जैसे जब बच्चा स्कूल में आता है, अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें तो बच्चे से कहा जाता है अपने परिवार के बारे में बताओ, यानी कि जहां से तुम आते हो उस जगह का नाम पता है, परिवार के लोगों का नाम पता है कि नहीं पता है, परिवार में कौन कौन से लोग हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है। जब बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाता है फिर हम उससे निबंध लिखवाते हैं, या फिर छोटी छोटी बातें जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है वो सारी चीजें वो हम उससे लिखवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो मौलिक लेखन की बात हो रही है वो यही हो रही है कि हम अपने मन के भावों को, विचारों को, चिंतन को किस तरीके से हम लिख करके प्रकट करते हैं। तो 2020 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे सारे के सारे अतलब उत्तरीय प्रश्न थे उनको आपने कंप्लीटली पढ़ लिया। दोस्तों अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के साथ के सातों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर आपको ये सब चाहिए तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे विषयों की वीडियोस को, क्लासेस को देखते रहिए, आपको लिंक मिल जाएंगी। और जहां कहीं कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और हम आपके प्रॉब्लम का जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप किसी भी प्रकार की सारी जानकारी या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।